स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसके पहले का वीडियो में एमसीक्यू करा चुके हैं, जितना भी एमसीक्यू इस चैप्टर से बन सकता है सभी एमसीक्यू को दे चुके हैं। ना देखो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। इतना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि पिछले एग्जाम सब में आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे फालतू का नहीं है, जो पिछला एग्जाम सब में आ चुका है वैसे ही क्वेश्चन को लिया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चाहे आप जिस भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, अगर हिंदी माध्यम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो इसका आंसर लिखना है फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 ईस्वी में उसने चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। तो ये एक चित्रकार था और 1848 ईस्वी में चित्र का श्रृंखला बहुत सारे चित्र बनाए, जिसमें इन्होंने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र, ये सब के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है सबको, है ना। दूसरा क्वेश्चन, रूढ़िवाद कौन थे? रूढ़िवाद तो उदारवादियों के विपरीत, उदारवाद के उल्टा जस्ट रूढ़िवाद वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो रूढ़िवाद लोग वैसे लोग थे जो कि जो चलते आ रहा है वही को चलते आने देना चाहते थे, मतलब बदलाव नहीं चाहते थे, उसी को रूढ़िवाद कहा गया है। जो परंपरा से चलते आ रहा है वही चलेगा, बदलाव नहीं चाह रहे थे वो लोग। काउंट कैमिलो दे काउर कौन थे? तो ये काउंट कैमिलो दे काउर इटली के सार्जिनिया पिडमॉन्ट राज्य का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को स्वीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता विश्व भर में प्रसिद्ध है। आचार संहिता अभी भी भारत में भी चलता है। तो ये बनाया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ज्यूसेपी मेस्सेनी कौन था? तो ये ज्यूसेपी मेस्सेनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। जनमत संग्रह से आप क्या समझते थे? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे कोई कानून बनता है या कोई कानून में छेड़खानी होता है, तो उसके लिए लोगों से पूछा जाता है क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष मतदान होता है, इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। 7 नंबर क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है ना। मतलब जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं, जो जी चाहे वो कर रहा है, जनता का जो भी हो क्या हो उससे कोई मतलब नहीं। जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है, वही है निरंकुशवाद सरकार। अगला क्वेश्चन है, कल्पना दर्श या यूटोपिया क्या है? तो एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। मतलब ऐसा सपना, ऐसा देश, ऐसा समाज बनाने का सपना जो कि इतना आदर्श है कि जो कि सही हो ही नहीं सकता। जैसे भारत में कहा जाए, ऐसा सपना देखा जाए कि भारत के समाज से क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक असंभव है ना, असंभव है। एक छोटा सा कागज भी बनाने जाइए तो टेबल के नीचे 50-100 कम से कम घुसाइए तब बनता है। तो ये असंभव है, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना असंभव है। मतलब ये कल्पनादर्श है, ऐसा स्थिति है, उसे कल्पनादर्श कहते हैं। मतलब जो इतना आदर्श है कि जिसका साकार होना संभव ही नहीं।
1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? तो युद्धों को रोकने के लिए एक संविधान का निर्माण, पराजित राष्ट्रों द्वारा विजयी राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति, फ्रांस तथा अन्य राजतंत्रों को फिर से बहाल करना तथा दास प्रथा की समाप्ति करना। ये था 1815 के वियना संधि जो हुआ था उसका उद्देश्य। अगला है ओटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ओटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था। इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमी एशिया और यूरोप के कुछ देश आते थे, जिसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। अहमद द्वितीय द्वारा 1493 में कुस्तुतुनिया है ना जीतने के बाद यह एक साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पराजित होने पर इसका विभाजन कर इस पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य का है। अगला है रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से, रूढ़िवाद तो हुई। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता एवं स्वयं को एक समान सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस कराती है, तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? तो उदारवाद शब्द तालीन भाषा में लिबर शब्द से लिया गया है, निकला है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। यह है निरंकुशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेppe मैस्सीनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी। रूपक क्या है? तो किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंकित करना उसे रूपक कहलाता है ना। किसी प्रकार की कोई मूर्ति, कोई चीज बना करके कोई चीज को दर्शाना, स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच, ये सब दर्शाना रूपक कहलाता है। ठीक है। निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? तो एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्यम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसी को निर्जातीय कहते हैं। वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा आयोजित की गई थी। ड्यूक मेटरनिख। बिस्मार्क कौन था? उसने कौन सी नीति बनाई? तो बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए। एकीकरण के लिए उसके द्वारा अपनाई गई नीति रक्त और लौह यानी खून और खड्ग की नीति के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। रक्त और लौह की नीति, बिस्मार्क। वियना संधि के मुख्य विशेषताएं का उल्लेख करें तो वियना संधि का मुख्य विशेषताएं, पहला होगा नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना, बुर्बो वंश को सत्ता में पुनः बहाल करना। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? तो प्रशा के संसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति अपनाई। बिस्मार्क को शक्ति पर अटूट विश्वास था, अतः सेना पर विश्वास करके रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन जो था अभी तक देखे वो 2 मार्क्स के लिए आ सकता। अब देखेंगे 3 और 5 मार्क्स के लिए। 3 एंड 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा? पहला क्वेश्चन, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, या इसी को ऐसा कह सकता है, इटली के एकीकरण में शासन विक्टर एमेनुएल, मंत्री प्रमुख काउर और ज्यूसेppe गैरिबॉल्डी की क्या भूमिका थी, चर्चा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली एकीकरण की प्रक्रिया। पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट में, इटली एक अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर थी। तीसरा, मंत्री प्रमुख कादूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया।
चौथा नंबर लिख सकते हैं कावूर के बारे में। कावूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की। फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। जोसेपी गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। अगला 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य पर कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। इस प्रकार इटली एकीकरण की प्रक्रिया में शासन विक्टर एमैनुएल काबूर और जोसेपी गैरिबोल्डी की विशेष भूमिका थी और 1861 में एमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें 3 मार्क्स के लिए। जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। इसका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उसकी योजना असफल हो गई। दूसरा, इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। तीसरा, प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? ये रूपक थे, है ना। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो फ्रांस की क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपकों का अमूर्त प्रयोग अमूर्त विचारों, स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को प्रकट करने के लिए किया। कुछ कलाकारों ने इन महिला रूपकों का प्रयोग एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मेरियान दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्र प्रतीक की याद आते रहे। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक माना गया। उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो ये जर्मेनिया और मारियान ये रूपक था, है ना। फ्रांस का रूपक मारियान और जर्मनी का जर्मेनिया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। तो फ्रांस की क्रांति के समय 1789 से 1815 तक जहां कहीं भी फ्रांसीसी सेनाएं गई उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा को अवश्य फैलाया। अपने साम्राज्य के इस विस्तृत क्षेत्र जिसमें हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी आदि सम्मिलित थे, नेपोलियन ने अनेक प्रशासनिक सुधार किए जो वह पहले अपने देश फ्रांस में कर चुका था। ये सब कुछ उसने प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और उसमें कुशलता लाने के लिए किया। उसका यह सुधार 1804 के सिविल कोड के नाम से प्रसिद्ध है। कई इतिहासकार इस कानून संहिता को नेपोलियन कोड के नाम से भी पुकारते हैं। नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित है। पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को लागू किया गया। पहले क्या था, जन्म के आधार पर लोग बंटे हुए थे, तो वो जन्म के आधार पर जो बंटवारा था, विशेष अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया इन्होंने और कानून में सबको बराबर कर दिया। समाप्ति के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामान्यता व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदास्तों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई और मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। अगला, एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत दी गई। तो ये सब उन्होंने किया।
अगला, नेपोलियन संहिता के प्रमुख विशेषता क्या थे? तो नेपोलियन की जो संहिता था उसके क्या क्या विशेषता था, वो अलग से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। जो अभी बताया वही सब है, अलग से काट के क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए, और दोनों अभी जो बताया इससे पहले वो 5 मार्क्स के लिए हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका का टिप्पणी लिखे। 3 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रवादी संघर्ष में सारे संसार में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ किया। परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? 3 बिंदु देना है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें से प्रमुख है, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला, सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसके पहले के राजध्वज की तरह ही की जगह ले ली। तीसरा, सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और नाप तोल की समान व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्र संग्राम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र कैसे विकसित हुआ। या इसी क्वेश्चन को कह सकता है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर टिप्पणी लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें लिखना है 15वीं सदी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रेरणा पाकर यूनानियों ने 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। उस समय पश्चिमी यूरोप का भी समर्थन उसे प्राप्त हुआ। साहित्यकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया तथा यूनानी संस्कृति का महिमा मंडन किया। इस प्रकार यूनान एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने को तैयार हो गया। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में रूमानीवाद को जोड़कर वहां के कवि और कलाकारों ने भी ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया। ऐसा ही एक प्रसिद्ध कवि था लॉर्ड ब्रोयर। लॉर्ड बोयरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गया, जहां 1832 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 9 नंबर क्वेश्चन, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? 3 कारण बताना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ का। बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। पहला, बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो अपने पतन के कागार पर था। स्लाव बाल्कन के जातीय समूह के उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्रीय राज्य की मांग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इन सभी कारणों से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। ये सब था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। देखिए 9 क्वेश्चन हुआ लॉन्ग में 3-5 मार्क्स के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन बताएं कैठो था 19 को, है ना। तो ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। इन्हीं सब क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का MCQs और ऐसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।